बनारस का गंगा घाट, जहाँ बहुत कोई अपने स्वर्गीय परिजनों का क्रियाक्रम कर रहे थे, उन्हीं में बैठा गौरव अपने स्वर्गीय पिता का क्रियाक्रम कर रहा था। तभी वहीं बैठा एक ब्राह्मण कहता है, जजमान, जिनका स्वर्गवास हुआ, उनके नाम से कोई दान दक्षिणा तो कीजिए। उस ब्राह्मण की आवाज़ सुनकर गौरव चौंका, और जब वह उसका चेहरा देखा तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस पिता का वह श्राद्ध कर रहा था वही उसके सामने बैठा था। पर कैसे? क्या यह सच था या गौरव का भ्रम था? आइए जानते हैं। अरे बेटा, कितने दिनों के लिए आया है? कम से कम 1 महीने तो रहेगा ना? 2 साल बाद आया है। आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। विदेश जाकर अपने माता पिता को ही भूल गया। गोमती जी ने अपने बेटे गौरव से कहा, माँ, अब काम ही इतना होता है कि बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। नाश्ते के समय दोपहर का खाना खाता हूँ और फिर सीधा रात का खाना खा पाता हूँ। पता ही नहीं चलता कब सुबह से रात हो गई। गौरव ने कहा, बेटा, तो अब अपनी शादी का कुछ सोचा है? उम्र तो हो गई है, और कितनी देर करेगा? गौरव के पापा सुदामा जी ने कहा, पापा, दरअसल इसी के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। गौरव ने कहा, मतलब? ज़रा साफ साफ बोल बेटा। गोमती जी ने कहा, पापा, एफबी पर मैं एक लड़की से मिला और वह दिल्ली की रहने वाली है। उसी से शादी करना चाहता हूँ और कल वह अपने परिवार के साथ यहाँ आ रही है। गौरव ने कहा, हाँ, यह एफबी क्या होता है? वहाँ से लड़की कैसे मिलती है? भला क्या वहाँ लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को देख भी लेते हैं? गोमती जी ने पूछा, तो तू यहाँ बस शादी के लिए आया है और हम बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि हमसे मिलने आया है। पर बेटा, एक बात बता, आजकल यह ऑनलाइन पर भरोसा कैसे कर सकते हो? पता नहीं कैसे करें। सुदामा जी ने कहा, पर यह सब क्या है? ज़रा मुझे भी तो बताइए ना। गोमती जी ने कहा, अरे गोमती, यह फ़ोन पर एक दूसरे के बिना मिले बातें करते हैं और जो उन्होंने वहाँ लिखा होता है वही देखकर गौरव जैसे लोग फंस जाते हैं। बेटा, तू इतने सालों से बाहर रहकर भी दुनियादारी को समझ नहीं पाया। सुदामा जी ने अपने बेटे से कहा, पापा, मैं सब पता कर लिया हूँ। साक्षी और उसका परिवार बहुत ही अच्छे हैं, और प्लीज़ उनके सामने कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना। मैं अभी जाता हूँ, उनके लिए होटल का इंतज़ाम करना है, क्योंकि दिल्ली से वह यहाँ आएंगे बनारस तो कम से कम कुछ दिनों तो रहेंगे। इससे हमें उन्हें और भी जानने का मौका मिल जाएगा। गौरव ने कहा, उसके बाद साक्षी आ जाती है। उसके घर वाले और साक्षी दोनों ही सुदामा और गोमती जी को अच्छे लगते हैं और उनका चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। शादी के बाद गौरव कहता है, पापा, अब मैं और साक्षी दिल्ली में ही शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, पर तुम्हारे विदेश की नौकरी वहाँ क्या होगा? सुदामा जी ने कहा, मुझे दिल्ली में भी अच्छी नौकरी मिल गई है, तो अब मैं वही नौकरी करूँगा। गौरव का इतना कहते ही गोमती जी कहती है, अच्छा है, कम से कम अब हम जब चाहे अपने बेटे से मिल तो सकेंगे, वरना इतनी दूर चला गया था कि मिलने के लिए आंखें तरस जाती थी। मेरी बहू के कदम बड़े ही शुभ हैं। इसके आते ही मुझे मेरा बेटा भी मिल गया। उसके बाद गौरव दिल्ली में साक्षी के साथ रहने लगता है। कुछ महीनों बाद सुदामा जी गौरव को फ़ोन पर कहते हैं कि बेटा, पहले तू हमें विदेश में रहकर भी दिन में 1 बार तो फ़ोन कर ही लेता था, पर अब तो यहाँ रहकर भी 3-4 दिनों में भी फ़ोन नहीं करता। हम तुझे नहीं करते क्योंकि पता नहीं तू कब बिजी रहेगा।
पर तेरे फ़ोन का इंतज़ार तो हम करते रहते हैं बेटा। बहू भी हमें कॉल नहीं करती। ओहो पापा, हमारे पास आप लोगों को कॉल करने के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। दिन भर थके हारे होते हैं। आप लोगों की तरह फालतू में नहीं बैठते हैं। इसे फ़ोन लगाया, उसे बात किया, यूं ही पूरा दिन निकाल लिया। यह कैसी बात कर रहा है तू बेटा? हम तुझे कॉल करने को ही तो कह रहे हैं। बेटा तू जानता है, अब मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, फिर भी तुझसे कभी हमारे खर्च का नहीं करता। जो वृद्धा पेंशन हमें मिलता है उसी में चला रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप खर्च ना मांग कर हम पर कोई एहसान कर रहे हैं। पेंशन है तो इसी पर चलाइए। मैं कोई करोड़ों रुपया नहीं कमाता जो आप लोगों को बांटता चलूं। यहाँ मेरे खुद के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, आप अपने ही सुना रहे हैं। अब फ़ोन रखिए, मुझे बहुत सारे काम हैं। यह कहकर गौरव फ़ोन रख देता है। सुदामा जी उदास हो जाते हैं और उन्हें गोमती जी कहती है कि सुनिए जी, उसकी बातों का बुरा मत मानिए। वह इतने महंगे शहर में रहता है, कौन जाने सच में उसके बहुत खर्चे होंगे। हम तो यहाँ आराम से रह रहे हैं, पर गोमती हम भी बूढ़े हो गए हैं तो सहारा हमें भी चाहिए होगा ना। कहाँ उसे हमें अपने पास रखना चाहिए और कहाँ वह हमें एक तरफ कर अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गया। चलो जैसा उसे ठीक लगे। सुदामा जी ने कहा। ऐसे ही दिन धीरे धीरे बीतने लगे और गोमती जी बीमार पड़ गई। उन्होंने ऐसा खाट पकड़ा कि फिर कभी ना उठी। उनके इलाज में सुदामा जी की सारी जमा पूंजी भी चली गई। कितनी बार गौरव से पैसों के लिए कहा, पर उसने सीधा सीधा मना कर दिया। इधर गोमती जी का मौत हो जाता है और उधर सुदामा जी ने भी अपना मन सख्त कर लिया और ना तो कभी गौरव को कॉल करते और ना ही गौरव उन्हें कॉल करता। वह अपने पापा को बिल्कुल ही भूल गया था, कभी उसकी सुध नहीं लेता। एक दिन गौरव साक्षी से कहता है, साक्षी, पापा कॉल नहीं करते, कहीं मरवरा तो नहीं गए? अरे मर गए होंगे तो वह घर बेचना पड़ेगा ना। वैसे उनके पास उस घर के सिवा है ही क्या। मैं क्या सोच रहा हूँ, एक बार चले क्या बनारस? पर कहीं पापा ने हमें घर में आने से मना कर दिया तो? मम्मी के अंतिम संस्कार में भी हम नहीं गए थे, अब जाकर क्या कहेंगे उनसे? साक्षी बोली, अपनी तबीयत का बहाना बना दूंगा, पर इस तरह से वह घर तो हाथ से नहीं जाने दे सकता ना। पता है गंगा के किनारे होने से उसे घर की कीमत कितनी है। अगर उस घर को हमने बेच दिया तो यहाँ एक बड़ा फ्लैट ले सकते हैं। गौरव बनारस जाने की योजना बना ही रहा था कि अचानक एक सुबह उसके घर की दरवाजे की बेल बजी। जब साक्षी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सुदामा जी अपना बैग लिए खड़े हैं। उन्हें देखकर साक्षी चौंकते हुए बोली, पापा आप? इतने में गौरव पीछे से आकर कहता है, अरे पापा, आप ऐसे अचानक, खबर भी नहीं किया? क्या खबर करता, तूने तो अब मेरी खबर लेने ही छोड़ दी। इसीलिए सोचा मैं खुद ही तेरी खबर लेने आ जाता हूँ। बेटा मैं अकेले अब नहीं रह सकता, पहले तो तेरी माँ थी, इसीलिए सोचा यहाँ चले आऊँ। इससे पहले सुदामा जी अपनी बात ख़त्म करते गौरव कहता है, हाँ ठीक है, आप यहाँ रहिए, अंदर आइए। साक्षी गौरव को एक इशारा कर किनारे आने को कहती है और फिर वह गौरव से कहती है कि अब क्या सच में यह हमारे साथ रहेंगे? मैं कह देती हूँ, मुझे उनकी सेवा नहीं होगी। अरे समझो, अभी हम उनके पास जाने वाले थे और यहाँ आ गए। हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ ना कि अब इसे बनारस वाला घर अपने नाम करवा ले, क्योंकि यह अभी मजबूर और बेसहारा है तो इनका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। तुम घर के सारे काम इनसे करवाना और बदले में 2 रोटी खिला देना। इसे कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू।
गौरव ने कहा, ठीक है, यह तो समझ आ गया कि इनसे घर का काम लेना है, पर यह हमारे नाम ना करना चाहे तो? साक्षी ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं इनसे कहकर कागजात पर साइन करवाऊंगा? अरे उसके लिए भी मेरे पास प्लान है, तू बस जैसा मैं कह रहा हूँ करती जाना, गौरव ने कहा। उसके बाद साक्षी पूरी तैयार हो जाती है सुदामा जी को काम पर लगाने की। एक दिन साक्षी सुदामा जी से कहती है, पापा यूँ खाली बैठने रहने से नहीं चलेगा, रसोई में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, वह जाकर धो दीजिए और उसके बाद कपड़े भी धोने हैं। पर बहू, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं इतना सारा काम कैसे करूँगा? सुदामा जी ने कहा, अरे आपके खर्च उठाने के लिए ही आपके बेटे ने दीनू काका की छुट्टी कर दी, ताकि उस खर्च से आपका खर्च चला सके, और यहाँ आपके नखरे ख़त्म भी नहीं होते। देखिए पापा, हमने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है, यहाँ रहना है तो घर के काम भी करने पड़ेंगे। ठीक है बहू, मैं जाता हूँ। इसके बाद सुदामा जी सारे काम ख़त्म करके आते हैं। एक रोज़ सुदामा जी घर में झाड़ू लगा रहे थे कि तभी गौरव वहाँ से गुजरा, जिसे झाड़ू से इकट्ठी की हुई धूल बिखर गई। इस पर सुदामा जी से माफ़ी मांगने की जगह उन पर गौरव भड़क उठा और कहने लगा, पापा घर में नरक मचा रखा है आपने। ऑफिस के लिए निकल रहा था, पूरा मूड खराब कर दिया। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? जाइए कपड़ा लाकर मेरे जूते साफ कीजिए, पता नहीं कब यह आफत मेरे सर से टलेगी। सुदामा जी दौड़कर कपड़ा लाते हैं और गौरव उनके घुटने पर अपने जूते रख देता है। सुदामा जी के आंसू आ गए और यह सोचने लगे कि ऐसे बच्चों से तो बेऔलाद होना ही अच्छा है। गौरव के जाने के बाद साक्षी कहती है, पापा आज पहुंचने के बाद पूरे घर की डस्टिंग कर देना, मुझे घर का कोना कोना चमकता देखना है। पर बहू, झाड़ू पोछा करने में ही काफ़ी देर हो जाएगी और मेरी इतनी उम्र भी नहीं है कि इतने सारे काम एक दिन में कर सकूं। कुछ तो रहम करो मुझ पर, सुबह से काम में लगा हुआ हूँ, भूख भी लग गई है, चाय बिस्किट ही खाया था बस, सुदामा जी ने कहा। तो कहना क्या चाहते हैं आप? अरे शुक्र मनाइए हमारा, जो रहने और खाने को दे रहे हैं, वरना तो सड़क पर इतने ठाठ कहाँ से ला पाते। चलिए बहुत समय खराब कर लिया, अब जो कहा है वो करिए, साक्षी कहकर अपने कमरे में चली गई। सुदामा जी सब काम से थककर जैसे ही खाने बैठते हैं, साक्षी उन्हें कोई न कोई काम दे देती है। सुदामा जी की तो ना नींद पूरी होती है, ना ही आराम ही नसीब में आता है, उन्हें तो खाना भी पेट भर नहीं मिलता। एक दिन सुदामा जी को गौरव कहता है, पापा आप यहीं रहते हैं तो बनारस वाले घर का देखभाल भी नहीं हो पाता, तो क्यों ना उस घर को बेच दें, ताकि हम यहाँ बड़ा सा फ्लैट लेकर एक साथ रह सकें। वो बेटा क्या है ना, मैं यहाँ आने के बाद घर के कामों में इतना उलझ गया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना ही भूल गया। वह तुम्हारे नाना ने कुछ पैसे तुम्हारे माँ के नाम पर फिक्स्ड करे थे, जिसका नॉमिनी उसने मुझे रखा था। अब तुम्हारी माँ तो रही नहीं, इसीलिए वह पैसे मैं हमारे बनारस वाले घर की मरम्मत में लगाना चाहता हूँ, पर यह कागजी कार्रवाई मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उन पैसों से तुम्हें सौंप दूँ, ताकि उसकी जिम्मेदारी तुम ही उठा सको। सुदामा जी ने कहा। यह सुनकर तो साक्षी और गौरव के मन में लड्डू फूटने लगे। कहाँ उन्होंने सिर्फ बनारस के घर के बारे में सोचा था और कहाँ यहाँ ऊपर से पैसे भी आ रहे हैं। फिर गौरव पूछता है कि कितने पैसे हैं पापा? यही कोई 10-15 लाख रुपए होंगे। सुदामा जी ने कहा, ठीक है, क्या करना है बता दीजिएगा, कहाँ जाना है, कल ही चलेंगे। गौरव यह कहकर अपने कमरे में जाता है। पीछे पीछे साक्षी भी आती है, तो इस पर गौरव साक्षी से कहता है, अरे साक्षी,
हम तो समझ रहे थे कि यह बूढ़ा हमारे सर का बोझ है, पर यह तो सोने के अंडे देने वाला मुर्गी निकला। सुनो, इसे अब बदतमीजी मत करना। जब तक यह पैसे और घर हमारे नाम ना हो जाए, फिर फेंक देंगे इन्हें घर से बाहर। उसके बाद से सुदामा जी के तो आराम ही हो गए। उन्हें समय पर खाना मिलता। पहले जहाँ इतना काम करवाया जाता था, वहीं अब एक गिलास पानी तक उन्हें उठकर पीना नहीं पड़ता था। उनके कोई इच्छा उनके मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन सुदामा जी सुबह सुबह अपना बैग लेकर कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे कि तभी गौरव और साक्षी उनसे पूछते हैं, कहाँ जा रहे हैं आप पापा? आप तो कह रहे थे कल मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाएंगे, वह भी नहीं आए। गौरव के यह पूछने पर सुदामा जी कहते हैं, बेटा कोई पैसे होंगे तब तो आएंगे ना। क्या मतलब आपका? गौरव ने पूछा। बेटा वह क्या है ना, पैसे तो मेरे पास है, और उस दिन जो तुमने मेरे अकाउंट में देखा वह मेरे ही पैसे थे। तेरे नाना की कोई डिपॉजिट नहीं। वह तो बस मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना था, इसीलिए यहाँ आया था। पर जब देखा तुम लोगों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, तो मुझे वह तरकीब लगानी पड़ी। सुदामा जी ने कहा, कैसी तरकीब? और आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? गौरव ने पूछा। बेटा अपनी माँ के बारे में एक बार भी नहीं पूछता, वह भी तब जब वह मरण शैया पर पड़ी पड़ी तुझे पुकारती रही। उसे देखने तक नहीं आया। ऐसे औलाद के लिए मैं क्या पैसे और घर रखूँगा? कभी हमारी कोई परवाह की है तुमने? तो उसके पास में रहने क्यों आऊँगा? दरअसल हमारा घर फिल्म की शूटिंग के लिए कुछ महीनों के लिए दिया था, तो ऐसे में मुझे एक रहने की जगह का इंतज़ाम करना था। हालांकि मुझे काफ़ी पैसे दिए फिल्म वालों ने, पर मैं उन पैसों से एक घर यहाँ दिल्ली में लेना चाहता था। तो मेरे यहाँ आने से 2 काम हो गए। एक कुछ दिनों तक यहाँ मुफ्त में रहने को मिल गया, और दूसरा यहाँ एक घर भी लेना था, वह भी ले लिया। यह नाना की एफडी वगैरह तो बस तुम लोगों से सेवा लेने की चाल थी, इसीलिए तुम लोगों के अत्याचार झेलता रहा, क्योंकि मुझे यह देखना था कि तुम लोग कितने नीचे गिर सकते हो। और तुमने इतना नीचे गिर कर भी दिखा दिया, जहाँ से उठना अब नामुमकिन है। उस दिन मैंने तुम दोनों की पूरी योजना सुन ली थी, और तभी मैंने यह योजना बनाई थी। अब मैं चला अपने घर बनारस, और हाँ, जिन पैसों का घमंड तुम्हें था ना, अब मैं भी वह घमंड करूँगा, क्योंकि दिल्ली में बड़ा घर लिया है मैंने, जिसको भाड़े पर चढ़ाऊँगा। और इस गलत फहमी में मत रहना कि मेरे मरने के बाद यह सब तुम लोगों का होगा। मैं सब कुछ दान कर जाऊँगा, पर तुम्हारी जैसी औलाद को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूँगा। यह कहकर सुदामा जी चले गए। गौरव को सुदामा जी पर बहुत गुस्सा आया कि पापा ने उसका इस्तेमाल किया और बदले में उसे ठेंगा दिखाकर चले गए। इसीलिए उसने एक योजना बनाई, और उसने साक्षी से कहा, मैं इस बूढ़े को इसकी असली औकात दिखा कर ही रहूँगा। बहुत घमंड हो गया है ना इन्हें अपने पैसों का। मैं भी देखता हूँ किसे दान करेंगे। यह अपनी सारी प्रॉपर्टी, इनका सब कुछ मेरा होगा, मेरा, सिर्फ मेरा। आप जाओ पापा, मैं आता हूँ पीछे से। उसके बाद गौरव कुछ टपोरियों के पैसे देकर बनारस वाले मकान में आग लगवा देता है, और वह सुदामा जी के घर के अंदर जाने के बाद ही यह सब करवाता है। इस हादसे बताकर गौरव कुछ रोना धोना करता है, और आज सुदामा जी का श्राद्ध कर रहा था बनारस के गंगा घाट पर। तभी उसे एक ब्राह्मण के रूप में सुदामा जी दिखते हैं, जिन्हें देखकर वह डर कर खड़ा हो जाता है। पापा आप? गौरव ने कहा, हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा मुझे मार कर सब कुछ हथिया लोगे? सुदामा जी ने कहा, पर पापा आप जिंदा कैसे हो? वो सब समझा,
कोई बहरूपिया हो ना, जो पापा के पैसों पर कब्जा करने आए हो, पर जो अपने पिता को जिंदा जला सकता है, तो तुम जैसे ऐरो गैरो बहरूपियों का तो क्या ही मजाल। अभी भी वक्त है, भाग जाओ यहाँ से, वरना। गौरव ने कहा, वरना क्या? मैं तो उस दिन इस घर में था ही नहीं, मैं तो अपने दिल्ली वाले घर पर ही रुक गया था। तेरे यहाँ से निकलने के बाद मैं बीमार पड़ गया, तो हफ्ते भर मैं वहीं था, और तभी पता चला कि यहाँ आग लग गई। मुझे तो यकीन था यह काम तेरे सिवा और कोई कर ही नहीं सकता है, पर बेटा तेरा शुक्रिया जो उसे घर को तूने आग लगाया। शूटिंग वालों ने घर का इंश्योरेंस करवा दिया था कि अगर कभी घर को कोई नुकसान पहुँचे तो उसका खर्च वह देंगे। अब वही इंश्योरेंस उस मकान को नया रूप देगा और मेरे घर की मांग और भी बढ़ जाएगी। अब पर अफसोस, तुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सुदामा जी ने कहा, उस दिन आप नहीं मरे तो क्या हुआ, आज मरेंगे, और आज तो सीधे गंगा में ही बहा दूंगा आपकी लाश को। मर तो आप पहले ही गए थे दुनिया के लिए, आज मेरे लिए भी मर जाएंगे। यह कहकर गौरव सुदामा जी को मारने आगे ही बढ़ रहा था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अरे आप लोग इस ढोंगी को पकड़िए जो मेरे पापा बनकर मुझे लूटना चाहते हैं, गौरव ने पुलिस से कहा। कोई फ़ायदा नहीं बेटा, तुम्हारा कबूलनामा है इनके पास, झूठ सच सब सभी को पता है। जाओ अब जेल में बैठकर अपने रिहा होने की दुआ मांगना। हाँ, वह दुआ कबूल होगी या नहीं यह पता पाना थोड़ा मुश्किल है। फिर पुलिस गौरव को गिरफ्तार कर लेती है और पिता को मारने के जुर्म में 7 सालों की सज़ा दिलवाई। पिता का ऐसा कठोर फैसला सुनकर अदालत में मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सभी लोग सुदामा जी से कहते हैं कि कोई पिता अपने सगे बेटे के साथ इतना कठोर कैसे हो सकता है। सुदामा जी बोले, अगर एक बेटा अपने पिता की जान लेने की कोशिश कर सकता है तो पिता भी कठोर हो सकता है। सुदामा जी भरी अदालत में सभी से विनती करते हैं कि मैं अपने हम उम्र के सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप भी बच्चों की ज़्यादतियाँ को बर्दाश्त कर रहे हैं तो अपने लिए आवाज़ उठाइए। अगर हम खून पसीना करके बच्चे को समाज में जीने के काबिल बना सकते हैं तो वक्त आने पर उन्हें आईना भी दिखा सकते हैं। सुदामा जी की बात सुनकर पूरी अदालत उनके लिए ताली बजाने पर मजबूर हो जाती है। खुद जज साहब उनका साक्षात प्रणाम करते हैं और बाहर अदालत से निकलते ही पूरी मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं। उनकी बहू बार बार उनसे माफ़ी मांगती रही, पर सुदामा जी ने उसे माफ़ नहीं किया। दोस्तों, सुदामा जी ने यह फैसला लेकर सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हुए एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।